दोस्तों आज 26 जुलाई है और भारतवासी होने के नाते ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है। सर ऐसा क्या हुआ था 26 जुलाई को? देखो, अगर हम चलते हैं ना 26 जुलाई 1999 के अंदर, तो यहाँ पर जो इंडियन एक्सप्रेस ने आज के फ्रंट पेज के ऊपर दिया भी है, तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाने लगा एस कारगिल विजय दिवस। 1999 में आप जानते होंगे, ठीक है ना, जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उसके अंदर हमारे जो बहादुर जवान थे, उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ इनका लड़ाई करी, ठीक है, और जीत प्राप्त करी। और एक्चुअल में अगर मैं बताऊं, ये जीत अपने आप में बहुत स्पेशल थी। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना, जो एक बैटल हुई, बैटल ऑफ टाइगर हिल्स, यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो ट्रूप्स थे, उन वो जिस लोकेशन के ऊपर बैठे हुए थे, वो उनको काफी मेजर एक एडवांटेज देता था। ठीक है, हमें नीचे से जाना था, तो उनके लिए बहुत एडवांटेज था। प्लस साथ ही साथ यहाँ का जो मौसम था वो बड़ा खराब था, ठीक है ना, तो वेदर कंडीशन हमारे अगेंस्ट थी। एंड साथ ही साथ जो एल्टीट्यूड था वो भी हमारे अगेंस्ट था। तो इन सभी चीजें होने के बावजूद भी हमारे जो बहादुर जवान थे, उन्होंने लड़ा और बड़ी ही बहादुरी से इसके अंदर जीत भी प्राप्त करी। तो ये जो बैटल ऑफ टाइगर हिल था ना, ये बहुत ही बड़ी जीत थी अपने आप में। आप जानते हो कि पाकिस्तान ना हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश करता ही रहता है, और 1999 में भी यही हुआ कि इनके जो कुछ ट्रूप्स थे पाकिस्तान के, वो कश्मीरी मिलिटेंट बनकर इंडिया के अंदर घुसपैठ करी उन्होंने, और ये टाइगर हिल को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। पर हमारे बहादुर जवान ने इंश्योर किया कि हम उसको वापस ले पाए, ठीक है ना, और एक्चुअल में हमने उसको लिया भी। तो चाहे आप 1965 का युद्ध बात कर लो, 1971 की बात कर लो, या 1999 के कारगिल वॉर की बात कर लो, हमारे जितने भी हमारे जो बहादुर जवान थे, उन्होंने हर बार बहुत ही डट कर सामने वाले का अपना मुंह तोड़ जवाब दिया है उनको। एंड यहाँ पर भी आज का दिन उन्हीं को ही डेडिकेटेड है। यहाँ पर देखो, कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में तो कौन भूल सकता है, ठीक है ना। इनका जो बहुत ही फेमस डायलॉग था, जो उन्होंने बोला था, ये दिल मांगे मोर, बेसिकली जब वो मिशन पर थे, ऑल्दो इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर उनको अपनी देश के लिए वो शहीद हुए, बट डेफिनेटली कई सालों तक उन्होंने बहुत सारे जो हमारे यूथ थे उनको एस्पायर किया। देखो, इनफैक्ट मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक कजन है, वो आज आर्मी के अंदर है, तो उनके भी जो कई बार मेरी उनसे बात होती है, तो वो मुझे बताते हैं कि मेरे जो हीरो है ना, वो कैप्टन विक्रम बत्रा ही है। तो बहुत काफी एक इंस्पिरेशनल ये स्टोरी थी, तो मैंने कहा एक तो चलो डिस्कस भी हो जाएगा आपका जो कारगिल वॉर है, एंड साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत ही एक मोटिवेशनल चीज भी हो जाएगी, जैसा कि हमने आज डिस्कस भी किया। तो इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आज हमें कवर करनी है, तो इन सभी को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। डेट है आज की 26 जुलाई 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। चलते हैं डिस्कशन। एक टॉपिक है, दैट इज सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। देखो, एक्चुअल में ना अराउंड आई थिंक 22 जुलाई को, मतलब 4 दिन पहले, मैंने आपको ओपनहाइमर के बारे में बताया था। बेसिकली अभी एक मूवी रिलीज हुई है, मैंने इसकी स्टोरी भी कवर करी थी 22 जुलाई वाले दिन, ठीक है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो, उस दिन का प्रीलिम बूस्टर। तो यहाँ पर ना इस मूवी के अंदर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। क्या कंट्रोवर्सी? कि दरअसल में ना जो भगवत गीता है, उसको ना रिसाइट किया जा रहा है इसके अंदर, और फिल्म के अंदर जो सीन है ना, थोड़ा इंटीमेट सीन है, उस टाइम के ऊपर गीता को, भगवत गीता को रिसाइट किया जा रहा है। तो काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर कॉन्ट्रो मतलब अपनी आवाज उठाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये सीन को काटना चाहिए, ये सीन गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीबीएफसी ने इस पर्टिकुलर सीन को कैसे अप्रूव कर दिया, इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी आ चुकी है। देखो, वैसे मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। जो ओपनहाइमर है ना, जो रॉबर्ट ओपनहाइमर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इनका भी कुछ आपस में कोई स्टोरी है। अगर आपको स्टोरी पता है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, अदरवाइज छोटी सी स्टोरी है, मैं कल आपको समझा दूंगा इसके रिगार्डिंग। अगर पता है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सीबीएफसी पढ़ते हैं। तो सीबीएफसी आखिर है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। हमारे पास जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके अंदर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब एक एक्ट के थ्रू बनाई गई बॉडी। सर कौन सा एक्ट था? दैट इज सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952। तो जब भी इंडिया में कोई फिल्म दिखानी होती है, वो तभी दिखाई जाती है जब उसको बोर्ड ने सर्टिफाई कर दिया हो। यहाँ पर आप देख भी सकते हो। तो थोड़ा इसको समझो। यहाँ पर होता क्या है, हमारे एक चेयरपर्सन होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं। जो भी चेयरपर्सन या मेंबर्स हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 साल के लिए वो अपना टेन्योर सर्व करते हैं। साथ में इसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये थोड़ा सीबीएफसी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, फिल्म को सर्टिफाई कैसे किया जाता है? देखो, एक ना एग्जामिनिंग कमेटी होती है।
जब फिल्म वालों ने जिसने फिल्म बनाई है वो सारा मटेरियल देगा कि हाँ यार ये हमारी फिल्म है, उसको प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देगा और जो फिल्म की वीडियोस वगैरह होंगी वो देगा। साथ साथ उसको थोड़ी फीस भी देनी पड़ती है, और जो भी मैटर होते हैं उसके साथ ही साथ तो रीजनल ऑफिसर उसके लिए एग्जामिनिंग कमेटी देखता है, ताकि वो फिल्म को देखें, अपने ओपिनियंस बताएं, क्या क्या चीजें उनको गलत लगती हैं, वो सारी चीजें। फिर आता है एक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस। तो जो भी प्रोसेस होता है इसकी सर्टिफिकेट्स को क्या देना है, कैसे देना है, क्या क्या सीन्स काटने हैं, वो इन्हीं पर्टिकुलर एक्ट्स जो हो गया, सिनेमाटोग्राफ एक्ट हो गया 1952 का, उसके रूल्स हो गया 1983 के, और जो गाइडलाइंस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करी हुई है अंडर सेक्शन 5B, उसके अंतर्गत उसको सर्टिफाई किया जाता है। तो ये पूरा सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है। आई बात समझ में? तो CBFC के बारे में ध्यान रखिएगा, और जो प्रोसेस होता है उसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज मिहिर भोज। राजा मिहिर भोज के बारे में आप सभी जानते होंगे। देखो इनके बारे में ना थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है। दरअसल मैं अगर आपको बताऊं ना, तो इनका ये जो स्टैचू यहाँ पे लगा है, कहाँ पे लगा है सर? देखो हरियाणा के अंदर कैथल है ना, वहां पर इनका ये स्टैचू लगाया गया है। अब स्टैचू तो चलो लग गया, ठीक है। यहाँ पर ना थोड़ा सा इनके जो नाम के आगे ना कुछ वर्ड यूज किया गया है। वो वर्ड क्या है? गुर्जर प्रतिहार। अब जो गुर्जर हैं, जो गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने तो बोला कि हाँ ठीक है, ये क्योंकि हमारी कम्युनिटी से ही है तो गुर्जर वर्ड यूज करना सही है। पर ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ ना राजपूत की, तो दरअसल में राजपूत मानते हैं कि ये हमारे किंग है। जो मीर भोज है ना, वो राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने बोला है कि नहीं, ये गुर्जर प्रतिहार वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, उसकी जगह पे हिंदू सम्राट यूज करना चाहिए था। दरअसल में कॉन्ट्रोवर्सी ये है बिटवीन राजपूत एंड गुर्जर। आई बात समझ में? तो थोड़ा कंट्रोवर्सी से दूर चलते हैं और थोड़ा समझते हैं कि आखिर कौन थे मिहिर भोज जी। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर हम चलते हैं 9th सेंचुरी के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के यहाँ पे रूलर हुआ करते थे। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश करूं तो आपको नोटिस होगा कि इनके अंदर ना बहुत बड़ा एम्पायर हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला पूरा एरिया, ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला जो पूरा एरिया था ना, ये गुर्जर प्रतिहार के अंडर था। एक्चुअल में हुआ क्या ना, उस टाइम के ऊपर यहाँ पर ना आपको कन्नौज जगह देखने को मिलती है, जो मैं रेड में मार्क किया ना, ये वाली जगह, दिस इज कन्नौज। तो इसी को बोलते हैं कन्नौज ट्राइंगल। यहाँ पर क्या हुआ, आपके गुर्जर प्रतिहार हो गया, आपके जो पालाज आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिलते हैं, और जो राष्ट्रकूटास आपको देखने को मिलते हैं साउथ के अंदर। ये तीनों की कोशिश थी कि हम कन्नौज को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर पाए। दरअसल में कन्नौज जो एरिया है ना, वो काफी फर्टाइल एरिया है, और काफी सारा ट्रेड भी यहाँ से गुजरता है। आप यहाँ से काफी रिवर्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो सबकी कोशिश थी इसको ऑक्यूपाई करने की। तो तीनों के बीच में ना, तीनों के बीच में काफी यहाँ पे स्ट्रगल चलती है, और इसीलिए इसका नाम ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल भी बोला जाता है। ठीक है ना? तो जो गुर्जर प्रतिहार किंग थे मिहिर भोज, वो भी यहाँ पर थे। ठीक है ना? उन्होंने भी फाइट किया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, उन्होंने कॉन्कर भी किया, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हो गया। ठीक है ना? ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि इनके बीच में फाइट चलती रही है। तो गुर्जर प्रतिहार ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पर। इनफैक्ट ना इनका जो अंपायर था वो ऊपर में सतलुज तक भी एक्सटेंड होता था। ठीक है ना? कुछ एरियाज इनके बंगाल तक भी बीच में पहुंचे थे। फिर बाद में लड़ाई होती रहती थी, फिर हार जाते थे, जीत जाते थे, वो चलता रहता था। पर ये प्रोसेस था इनका पूरा। अब थोड़ा अगर हम गुर्जर प्रतिहार मतलब इनके बारे में जाने, मिहिर भोज जी के बारे में, तो ये विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है ना? विष्णु की जब हम बात करते हैं ना, तो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। इनफैक्ट ना इन्होंने अपना टाइटल भी लिया था, वो क्या, वराहा, या फिर आदि वराहा भी अगर आपको बोले ना, तो वो भी बिल्कुल बात करेक्ट है। तो आदि वराहा इनका एक टाइटल हुआ करता था। साथ में इनका अंपायर हमने देखा मुल्तान से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक भी एक्सटेंड हुआ। साथ ही साथ ग्वालियर प्रशस्ति एक इंस्क्रिप्शन है जो कि मिहिर भोज की अचीवमेंट्स को भी बताती है। अब थोड़ा समझते हैं कि सर आखिर ये कंट्रोवर्सी आई कहाँ से। देखो जब हम बात करते हैं ना गुर्जर की, तो दरअसल में गुर्जर ना एक तरह की ट्राइब हुआ करती थी एंशियंट इंडिया के अंदर। ठीक है? और ये ट्राइब होती कहाँ पे थी? ये ट्राइब आपको ना गुजरात वाला एरिया हो गया, राजस्थान वाला एरिया हो गया, यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। तो गुर्जर वर्ड एक्चुअल में वो चीज को डिनोट करता है। और जब मैं बात करता हूँ ना प्रतिहार की, तो प्रतिहारा का मीनिंग क्या है? यहाँ पर राजपूत डायनेस्टी का मतलब है। ठीक है ना? प्रतिहार ब्रांच क्या है? राजपूत से लिंक्ड एक डायनेस्टी होना। तो इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन है कि क्या जो मिहिर भोज जी थे वो क्या वो गुर्जर थे, क्या वो राजपूत थे। देखो दोनों साइड की अपनी अपनी स्टोरीज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है वो गलत है। दोनों साइड की अपनी अपनी स्टोरी है। गुर्जर कहते हैं कि हाँ ये वाला मतलब हमारी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, मतलब हमारे ही रूलर थे। राजपूत अपना बताते हैं, तो हमें उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, हमें इनका जानना था कि क्या है राजा मिहिर भोज, इनकी क्या क्या हिस्ट्री रही है, वो सारी चीजें हमने अच्छे से समझ ली हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिर है कहाँ। तो पहली बात समझो, ये है हमारी गोवा के अंदर। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ना डायरेक्ट किया है गोवा गवर्नमेंट को कि वो महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व की तरह उसको नोटिफाई करे अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।
इसकी थोड़ी लोकेशन समझते हैं। ये आपको गोवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नॉर्दर्न गोवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सैक्रेड ग्रुप्स हो गया, एवरग्रीन स्पीशीज अशोका की, कलरफुल फ्लावर्स, ये सारे आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बंगाल टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और अगर और बात करें, नीलगिरी वुड पिजन हो गया, क्रिम्सन बैक्ड सनबर्ड, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ में जो लोग ना थोड़ा इन चीज़ों में इन चीज़ों के अंदर पढ़ते हैं इनके बारे में, उनको बोलते हैं हम हेर्पेटोलॉजिस्ट। बेसिकली जूलॉजी की ना एक ब्रांच होती है जो रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, उनके बारे में पढ़ती है। तो यहाँ पे हेर्पेटोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो स्नेक्स के रिगार्डिंग स्टडी भी करते हैं। रेप्टाइल्स, एम्फीबियन मैंने बताया ना, उनमें स्नेक्स भी आ गया। तो स्नेक्स के अंदर जो स्टडी होती है, तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जो बिग फोर वेनम है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। आपका स्पेक्टेकल्ड कोबरा हो गया, सॉ स्केल्ड वाइपर हो गया, रसल वाइपर हो गया, इंडियन क्रेट, ये वेनम 4 बिग फोर आपको स्नेक्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कोई पूछे ना कि यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो एक आइडिया आपको लगा सकते हो। इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, पर एक आइडिया जरूर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पर ना इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से महादेई रिवर आपको देखती हुई जाने को मिलती है। ये ना एक्चुअली महादेई रिवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना। ये रही आपकी महादेई रिवर, ठीक है। तो होता क्या है, ये ओरिजिनेट करती है कहाँ से, आपके कर्नाटका से। तो कोई आपको एग्जाम में बोले ना कि गोवा से ओरिजिनेट करती है, नहीं, ये ओरिजिनेट हो रही है आपकी कर्नाटका से। फिर ये जो महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे फ्लो करते करते वो इंडियन अरेबियन सी की तरफ वो बहने लग जाती है। तो ये महादेई रिवर की थोड़ी ना स्टोरी है। एक्चुअल में ना ये काफी कंट्रोवर्सी में रहती है हमेशा महादेई, जो महादेई रिवर की मैं बात कर रहा हूँ। इसका दूसरा नाम एक्चुअली मांडोवी भी है, तो कि मांडोवी बोले तो वो भी बात बिल्कुल ठीक है। दिक्कत पता क्या है यहाँ पर महादेवी रिवर के बारे में, यहाँ पर इसके पास में ना आपको एक मालप्रभा रिवर भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर कोशिश कर्नाटका की क्या है कि कर्नाटका में ना कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता, या फिर वहां पे पानी की शॉर्टेज है। तो कर्नाटका क्या कर रहा है, कर्नाटका इस महादेवी रिवर के ऊपर डैम्स बना रहा है, कनाल्स बना रहा है, बैराजेस बना रहा है, और कोशिश कर रहा है कि जो महादेवी रिवर का पानी है उसको वो डाइवर्ट कर दे, उसको चैनलाइज कर दे। ये देखो यहाँ से ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, ये भी महादेवी का तो पानी है, ये भी तो उसकी इन दी एंड उसके साथ में लिंक्ड पानी है, उसी के बेसिन में आता है। तो उनकी कोशिश है कि ना ये जो पानी है इसको हम मालप्रभा के साथ जोड़ दें और मालप्रभा के अंदर डाल दें इस पानी को। समझ रहे हो कि इससे क्या होगा, जो कर्नाटका के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको एरियाज देखने को मिलते हैं, चाहे वो धारवाड़ वाला एरिया हो या फिर यहीं पे और आपको एरियाज देखने को मिलते हैं, आपका बेलगावी हो गया, गडाग हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को पानी पहुंचा पाएगा। तो कर्नाटका का ये प्लान है, मतलब कोशिश भी कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। फिर गोवा को इससे क्या दिक्कत आती है सर, गोवा को देखो ये दिक्कत आती है, उनको लगता है कि इससे उनका जो पानी है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो उनके जो लोग हैं वहां पे, तो गोवा स्टेट के अंदर पानी नहीं मिलेगा, कि गोवा के पास पानी कम आ रहा है। तो यहाँ पर कर्नाटका बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कि पानी तो अच्छा खासा जा रहा है, बल्कि बाकी का पानी अरेबियन सी में फ्लो हो जाता है, तो हम डाइवर्ट अगर कर भी लेंगे तो उससे क्या दिक्कत आ जाएगी। तो ये महादेवी रिवर डिस्प्यूट इस तरह से चलता है, पर आपको पता होना चाहिए महादेवी रिवर के बारे में, और वो हमने अच्छे से समझ भी लिया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज इम्पोजिशन ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन स्टेनलेस स्टील इम्पोर्ट। देखो आपको मैं सिंपल चीज बताता हूँ। मान लो जैसे आप इंडिया की बात करो, अब इंडिया के अंदर मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट ए कौन सा खरीदोगे, शायद वो खरीदोगे कि मान लो यहाँ पे एक इंडिया का सामान है, एक है चाइना का सामान। अब आप पता क्या करोगे, मोस्ट ऑफ द लोग मतलब वो क्या कहेंगे कि यार चाइना का सामान सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का सस्ता है, ठीक है, इसका रेट कम है, तो हम चाइना का सामान खरीद लेंगे। तो ठीक है, मतलब क्योंकि उनका दाम कम थे तो आपने खरीद लिया। पर इससे दिक्कत पता क्या होती है, हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो लोग हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका सामान कोई खरीदेगा नहीं। तो भैया इनकी क्या होगी, इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब होता पता कई बार क्या है कि चाइना क्या करता है, चाइना या कुछ और कंट्रीज क्या करती हैं, वो अपने वहां पर जो उनके वहां पे जो भी लेट्स से प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं, उनको ना कई बार कुछ सब्सिडी देता है। अब मान लो सरकार की, वहां की सरकार ने, चाइना की सरकार ने उनको जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको कुछ सब्सिडी दे दी, तो उनका तो सामान अपने आप सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और एक बार सस्ता सामान हमारी मार्केट में आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के कोई सामान खरीदेगा नहीं, सब चाइना का सामान खरीदेंगे। तो इसको तो रोकना पड़ेगा ना सर, क्योंकि ये सामान सस्ता हुआ क्यों है, क्योंकि चाइना की सरकार ने उनको सब्सिडी दी है। तो हम पता क्या कर सकते हैं, इस सब्सिडी को काउंटर कर सकते हैं। काउंटर कैसे करेंगे, इसके अगेंस्ट कैसे जाएंगे, ये जो उन्होंने सब्सिडी दी है वहां की चाइना की सरकार ने, हम यहाँ पर ना एक तरह की इसके ऊपर ड्यूटी लगा देंगे, ताकि ये जो सब्सिडी का इफेक्ट है हम इसको काउंटर कर पाए। इसी को क्या बोलते हैं, आपके काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो हुआ क्या, एक तरह से ना वहां के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनके ऊपर जो एक तरह से उनका प्राइस कम था बिकॉज ऑफ दैट सब्सिडी जो उनको मिली थी उनकी सरकार से, उसको हटाने के लिए, उसके इफेक्ट को हटाने के लिए, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर भी और जो बाहर के प्रोड्यूसर्स हैं उनको सेम फील्ड मिले,
उसके लिए पर्टिकुलर चीज़ें लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? ताकि हम सब्सिडीज़ को ऑफसेट कर पाएँ, उनको खत्म कर पाएँ, उनके इफेक्ट को, जो कि इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर है, उनको डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को वहाँ पे दिया गया था। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि हाँ, काउंटर वेलिंग ड्यूटी आखिर होती क्या है। इसके साथ में एक चीज और ध्यान आनी चाहिए कि क्या सर डब्ल्यूटीओ इसको अलाउ करता है? द आंसर इज यस, डब्ल्यूटीओ बिल्कुल इसको परमिट करता है। ये एक तरह की सप्लीमेंट्री ड्यूटी होती है जो किसी चीज को सप्लीमेंट करती है, एक तरह की एडिशनल ड्यूटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। अब एक चीज और कि सर इसको लगाता कौन है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी को कौन लगाता है? देखो, पहले ना इसको स्टडी किया जाता है कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है, क्या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को वहां पे अनड्यू एडवांटेज है बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज। तो वो कौन देखता है? वो देखा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर। हमें एक डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज हमें देखने को मिलता है। आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। वहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है ना, वो इनको एडमिनिस्टर करता है। फिर उस हिसाब से वो क्या करता है, वो सजेशंस देता है। वो बोलता है कि हाँ, ये चीज हो रही है, हमें लगा देनी चाहिए। उसने बस इतना बोला कि हमें लगा देनी चाहिए, उसने लगाई नहीं है, उसने सजेस्ट किया कि हमने लगानी चाहिए। तो एक बार डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने ये सजेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद जो रिकमेंडेशन है वो जाती है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, जहां पर हमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखने को मिलता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सजेशन को स्टडी करेगा और फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वो एक्ट करेगा कि हाँ, इसके ऊपर ये चीज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो कोई आपसे पूछे कि सजेस्ट कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बोलोगे। और कोई आपसे पूछा है कि इम्पोज कौन करता है, कौन लगाता कौन है, तो दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम और पढ़ें डीजीटीआर के बारे में, तो हमें देखने को मिलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये एक अटैच्ड ऑफिस हमें देखने को मिलेगा। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेशन भी ले सकती है, ठीक है ना, बिफोर रिकमेंडिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने देखा था ना कि रिकमेंडेशंस देती है हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो उससे पहले अपने आप को ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंडक्ट करानी हो तो वो भी किया जा सकता है। तो इस तरह से चाहे एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, काउंटर वेलिंग हो, सेफ गार्ड मेजर हो, ये सारी चीजें एडमिनिस्टर करती हैं। सर काउंटर वेलिंग ड्यूटी तो आपने बता दिया, ये एंटी डंपिंग और सेफ गार्ड ड्यूटी क्या है? देखो, समझ जाता हूँ इसको। एक वर्ड समझना, डंपिंग। डंपिंग वर्ड पता क्या होता है? कि मान लो कोई बाहर कोई प्रोडक्ट बना, उसको ना बाहर की कंपनी पता क्या करेगी, बहुत ही कम रेट के अंदर इंडिया में डाल देगी। ये डालिए, पता क्यों जा रहा है ये प्रोडक्ट को इंडिया में? यहाँ पर कोशिश है कि जैसे ही हम ये प्रोडक्ट डालें और इसके प्राइसेस बहुत कम होंगे, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और एक बार लोकल मैन्युफैक्चर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? सिर्फ ये बाहर की कंपनी इंडिया में प्रोडक्ट बेच पाएगी, फिर ये प्राइसेस को बढ़ा देगी। तो ये इसको बोलते हैं डंपिंग, कि बहुत ही कम रेट के ऊपर बहुत ही लो प्राइस देते हुए इन्होंने मार्केट में उस प्रोडक्ट को डंप कर दिया। याद रखना, जो हमने काउंटर वेलिंग पढ़ा ना, वहां पर हमने क्या बात करी थी कि वहां की सरकार ने मैन्युफैक्चरर को कोई सब्सिडी दी है। यहाँ सब्सिडी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि इन्होंने प्रोडक्ट कोई बहुत कम प्राइस के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर डाल दिया है, उसको बोलते हैं डंपिंग। अब इस इफेक्ट को अगर खत्म करना हो तो उसको बोलेंगे क्या? एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है ना, ये एक्सपोर्टर स्पेसिफिक हो सकती है कि सिर्फ एक चाइना की कंपनी के ऊपर हम ये लगाएं, ऐसा नहीं कि सभी कंपनीज के ऊपर। उसी तरह से कंट्री स्पेसिफिक, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है किसके ऊपर लगाना है, किसके ऊपर नहीं लगाना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू एंटी डंपिंग ड्यूटी। उसी तरह से एक होती है सेफ गार्ड ड्यूटी। यहाँ पर भी यही है कि कोई अनफेयर कॉम्पिटिशन ना हो। कहीं ना कहीं अगर मान लो इंपोर्ट बहुत ज्यादा बाहर से आगे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई अनफेयर कॉम्पिटिशन आए। तो यहाँ पर ना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को उससे बचाने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, दैट इज सेफ गार्ड ड्यूटी। अब यहाँ पर ना एक चीज होती है सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज का सर मतलब क्या होता है? सनसेट मतलब हमें पता होना चाहिए ना, कोई चीज की जो बेनिफिट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं वो कब खत्म हो। तो अगर हम सनसेट क्लॉज के बार लगाते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वहां पे होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो बची रहें। तो दैट इज द टाइम पीरियड यहाँ पे डेफिनेटली होता है सनसेट क्लॉज के अंदर। तो ये तीनों का आपको फर्क पता होना चाहिए। एंटी डंपिंग यहाँ पर होता है कि लो कॉस्ट की वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने इंडियन मार्केट को डंप कर दिया, तो उसको रोकने के लिए। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या हुई? कहीं ना कहीं वहां के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे उनको कुछ सब्सिडीज मिल रही थी, इस वजह से उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो गई थी, तो उसको काउंटर करने के लिए हमने ये चीज करी। और सेफ गार्ड ड्यूटी तो हम समझ ही गए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने थे। यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन आया था इंपोर्ट कवर के नाम से, इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है? मैं कल आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या होगा, पर आप एक बार कोशिश करना मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताने की। उसके साथ में ही ये 3 और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ट्रू फॉल्स के माध्यम से, जिनका आप आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। कल जो टॉपिक डिस्कस किए थे एक बार क्विकली उनका आंसर देख लेते हैं। अकीरा की बात करें तो क्या एक बलिस्टिक मिसाइल थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत है। ये क्या थी? एक रैंसमवेयर की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, अकीरा रैंसमवेयर। बेडाकुलिन की बात करें तो क्या ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होता है? बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा बात करें लोकमान्य तिलक। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये पढ़ाया नहीं। देखो, दरअसल में क्या था ना, तिलक जी का जन्मदिन था अभी रिसेंटली, तो इस वजह से मुझे आपको होमवर्क देना था कि इनके बारे में आप हिस्ट्री बुक से डेफिनेटली पढ़ लीजिए। बट इसका जो आंसर है कि क्या इनके यही न्यूज़पेपर थे केसरी महाराटा, यहाँ पर यह बात बिल्कुल करेक्ट है।
चौथी बात करें सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो क्या ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये है एक स्टैट्यूटरी बॉडी। सर कौन सा एक्ट था? एक्ट था आपका कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, उसके अंतर्गत ये बनी थी। आई बात समझ में? तो ये कुछ चीजें थी जो आज हमें लेक्चर के अंदर पता होनी चाहिए थी। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।